हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं, तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। उधर छवि और गिन्नी रिया से मिलकर बहुत खुश हो गई। आखिर तीनों सहेलियां पूरे 2 साल बाद जो मिल रही थी। रिया भी आश्रम में ही रहती है। वो फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के लिए लंदन जाना चाहती थी, तो दाई माँ ने किसी तरह से उसे भेज दिया था। तो वो छवि और गिन्नी को भी कहती कि अगर आगे पढ़ने या कुछ करने की इच्छा हो तो बता दें, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उन लोगों को कभी अनाथ होने पर अफसोस हो, इसलिए वो सबकी इच्छा का ध्यान रखती थी। लेकिन शवि और गिनी ने मना कर दिया, ये कहकर कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। हाल ही में दोनों ने एमकॉम कंप्लीट किया था अपना। तीनों आश्रम पहुंच गई और सब रिया को देखकर बहुत खुश हुए। थोड़ी देर बाद वहां बैठकर शवि ने कहा, मैं मंदिर होके आती हूँ, अभी मेरी पूजा बाकी है। और गिन्नी और शवि मंदिर के लिए निकल पड़ी। उधर गाड़ी एक आलीशान बंगले के आगे आकर रुक गई। वो बंगला बहुत ही खूबसूरत था। एक बड़ा सा गार्डन आगे की तरफ बना हुआ था, जहाँ बहुत ही खूबसूरत फूल और पौधे लगे हुए थे। बंगले के साइड में एक वाटर फाउंटेन भी था, जो बंगले की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। गार्ड ने गेट खोला, गाड़ी अंदर आई और दोनों गाड़ी से उतर गए। पूरे 4 साल बाद देख रहा हूँ अपने घर को, ऋत्विक ने घर की ओर देखते हुए कहा। अंबर भी मुस्कुरा दिया और दोनों अंदर चले गए। अंदर जाते ही उसकी मम्मा यानी कि राजश्री सिंघानिया जी आरती की थाल लिए खड़ी थी और ऋत्विक को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ आंखों में हल्की सी नमी भी तैर गई थी। उनके पास खड़ी ऋत्विक की दादी श्रीमती सुमित्रा सिंघानिया भी भावुक हो गई थी इतनी देर बाद अपने पोते को देखकर। वहीं ऋत्विक अपनी मम्मा और दादी को देखते भी मुस्कुरा उठा। राजश्री जी ने उसकी आरती उतारी। ये सब देखकर ऋत्विक बोला, मम्मा मैं आपका बेटा हूँ, बहू नहीं, जो आप मेरा ऐसे गृह प्रवेश कर रहे हो। उसकी बात सुनकर अंबर को हंसी आई और वो बोला, अरे आंटी, आप चावल का कलश और आलते की थाल तो भूल ही गई। उसकी बात सुनकर ऋत्विक ने उसकी पीठ पर मुक्का मारा तो सभी हंस दिए। आरती उतारने के बाद ऋत्विक अंदर गया और कस के अपनी मम्मा के गले लग गया। उसकी मम्मा ने भी उसे टाइटली हग कर लिया। दादी ये देखकर नाराजगी दिखाते हुए बोली, मुझे तो के प्यार ही नहीं करता। ऋत्विक उन्हें गले लगाते हुए बोला, अरे मेरी गर्लफ्रेंड नाराज क्यों हो गई मुझसे? यू नो आई लव यू द मोस्ट। आप तो मेरा पहला प्यार हो। और उसके गाल पर किस कर दिया। दादी भी उसके माथे को चूमती हुई बोली, तुझे कोई नहीं जीत सकता है ना? राशि जी ने भोला को आवाज लगा के कहा कि ऋत्विक और अंबर को नाश्ता करा दे। फिर ऋत्विक से बोली कि बेटा तुम लोग आराम करो, हम लोग मंदिर होके आते हैं। आज श्रावण का पहला सोमवार है, तो मैं और माँ जा रहे हैं। ठीक है, ओके मम्मा, ऋत्विक कहता है। और वैसे ये छोटी कहाँ है? वो कॉलेज गई है बेटा, आज कोई जरूरी असाइनमेंट सबमिट करनी थी। वैसे तो वो छुट्टी लेने वाली थी, पर जाना जरूरी था इसलिए। कोई नहीं मम्मा, पढ़ाई पहले है, और मैं तो अभी यही हूँ ना, आ जाएगी तो मिल लूंगा। आप जाओ। ठीक है बेटा, तुम लोग कुछ खा लो। चलिए माँ। दादी और आशीरी जी मंदिर के लिए गाड़ी में बैठकर निकल जाती हैं। शवि और गिन्नी मंदिर पहुंचती हैं तो गिन्नी सीढ़ियां चढ़ते हुए शवि से पूछती है, शबू, जब मैंने तुझे एयरपोर्ट पर आवाज लगाई थी तो तेरा मूड कुछ ठीक नहीं था? कुछ नहीं, बस एक बदतमीज था। तो उसे बदतमीज को चलने की तमीज नहीं थी? मतलब यही कि जानबूझ के टकराते हैं और फिर सॉरी भी नहीं बोलते। और एटीट्यूड तो इतना था कि पलट कर देखा भी नहीं। मैंने इतना सुनाया, लेकिन मजाल है कुछ बोला हो उस बदतमीज ने। अरे ये तो तमीज हुई ना उसकी कि उसने पलटकर जवाब नहीं दिया तुझे। तमीज नहीं, एटीट्यूड था। जवाब नहीं दिया क्योंकि गलती थी। चल जो भी हो सकता है गलती उसी की हो, या हो सकता है ना भी हो। अब तू अपना मूड ठीक कर, ओके? हाँ गिनू, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। यू नो ना, मैं फालतू चीजों के बारे में ज्यादा सोचती नहीं। हाँ। दोनों पूजा करती हैं और मंदिर से बाहर निकलती हैं। वहीं से घानिया लेडीज भी मंदिर पहुंचती हैं। दादी कार से निकलकर आगे बढ़ती है। तभी राजश्री जी कहती है, माँ आप जरा यहीं रुकिए, मैं जरा हाथ धोकर आती हूँ। अरे बेटा आप जाओ, तब तक मैं मंदिर में पहुंचती हूँ ना। अरे नहीं माँ, आप अकेले सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगी, मैं बस अभी आती हूँ, आप यहीं रुकिए। अरे बेटे, इतनी भी बीमार नहीं हूँ मैं जितना लाड तुम लोग करते हो। मैं भली चंगी हूँ और मैं धीरे धीरे ही चढ़ूंगी। ठीक है माँ, अब आपसे मैं कहाँ जीत सकती हूँ भला। दादी धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है और आशरी जी दूसरी साइड चल जाती है। इधर शवि और गिन्नी सीढ़ियां उतर ही रही होती हैं और दादी सीढ़ियां चढ़ रही होती है कि अचानक शवि को नजर पड़ती है सीढ़ियों पर, जहां पर दादी बस पहुंचने ही वाली होती है। शवि भागकर जाती है और दादी के पास जाकर उन्हें सीढ़ी पर पैर रखने से पहले ही उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेती है। दादी उस मंजस में उसे देखती है तो वो बोलती है, अरे दादी जी, वो आगे की सीढ़ी पर घी गिरा हुआ है, आप वहां पैर रखती तो फिसल कर गिर जाती। तब दादी सीढ़ी की तरफ ध्यान देती है तो सच में वहां घी होता है। फिर वो ध्यान से शवि की तरफ देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। गोरा रंग, भूरी आंखें, कमर तक लटक रही चोटी,
कुछ बालों की लटें उसके गालों पर झूल रही थी। पतली और तीखी नाक जिसने बारीक सी नथ डाली हुई थी। पीले रंग के अनारकली सूट में भी वो एकदम खूबसूरती की मिसाल लग रही थी। दादी इसको देखते देखते ही रह जाती है। तब तक गिन्नी भी वहां पहुंच जाती है। छवि दादी को पूछती है, आप ठीक तो है ना? दादी एकदम से होश में आ जाती है और उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, मैं ठीक हूँ बेटा, आपकी वजह से ही। दादी को छवि पहली नजर में ही भा जाती है। छवि मुस्कुरा देती है और कहती है, चलिए हम लोग आपको मंदिर तक छोड़ आते हैं। तब तक राजश्री जी भी आ जाती हैं और वो दादी से पूछती हैं, माँ आप यहीं हैं अभी तक? तो दादी उन्हें सब कुछ बता देती है। आपको चोट तो नहीं लगी ना माँ? नहीं बेटा, इस प्यारी सी बच्ची ने बचा लिया। वो उन्हें छवि की तरफ इशारा करके कहती है। राजश्री जी को भी छवि भा जाती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। छवि वहां के कर्मचारी को कह के सीढ़ियों पर गिरा घी साफ करवा देती है ताकि किसी को भी चोट न लग जाए। उसकी निर्जल भावना उन लोगों को बहुत अच्छी लगती है। दादी छवि से उसके बारे में जानने को बेताब हो जाती है और बहाने से उसे कहती है, बेटा तुम छोड़ दो मुझे मंदिर तक। राजश्री जी भी कुछ कहने ही वाली होती है पर दादी उन्हें इशारे से चुप करा देती है। छवि कहती है, जरूर दादी जी, मेरा मतलब आंटी जी, चलिए। छवि को लगता है कि उनका दादी बोलना शायद कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। अरे बेटा दादी ही बोलो मुझे, दादी मुस्कुरा के कहती है। छवि मुस्कुरा देती है और दादी का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर चल पड़ती है। उनके पीछे पीछे गिन्नी और राजश्री जी भी चल देती हैं। दादी बहाने से छवि से पूछती है, अरे बेटा तुमने अपना नाम नहीं बताया? तो छवि मुस्कुरा के कहती है, जी दादी जी, मेरा नाम छवि है। बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैसे कहाँ रहती हो? जी यहीं पास में ही रहती हूँ। घर में कौन कौन है? ये सुन के छवि उदास हो जाती है और कहती है, मेरा कोई भी नहीं है दादी जी, अनाथ हूँ। लेकिन ऑर्फनेज ही मेरा घर परिवार है। हम सब साथ में बहुत खुश रहते हैं। गिन्नी की तरफ इशारा करके कहती है, ये मेरी दोस्त, मेरी बहन, सब कुछ है। ये सुनकर दादी को थोड़ा बुरा लगता है और वो कहती है, आई एम सॉरी बेटा। अरे इट्स ओके दादी जी। वैसे पढ़ाई वगैरह? जी हाल ही में हम दोनों ने एमकॉम कंप्लीट की है। ये तो अच्छी बात है। वैसे आगे का क्या सोचा है? जी बस अब सोचा है कोई छोटी मोटी जॉब ही कर लूंगी ताकि दाई माँ की हेल्प कर सकूं। इतनी पढ़ाई का कोई तो फायदा हो। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। अचानक दादी के दिमाग की लाइट जल जाती है और वो कहती है, मिल गई आपको जॉब? जी नहीं, अभी तो नहीं, अभी ढूंढना शुरू ही नहीं किया। तो अब करना भी मत। जी मैं समझी नहीं। छवि को कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये कि अगर मैं तुम्हें जॉब ऑफर करूं तो क्या तुम करोगी? छवि मुस्कुरा के कहती है, जी जरूर, पर कैसी जॉब है? मेरा ध्यान रखने की? जी हाँ, मेरी केयर टेकर की। करना चाहोगी? जी बिल्कुल। छवि बहुत खुश हो जाती है और दादी माँ राजश्री जी को आई विंग कर देती है और वो मुस्कुरा देती है। फिर दादी उसे अपना कार्ड देती है और कहती है, कल सुबह 10 बजे पहुंच जाना। ठीक है जी दादी जी। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है और छवि और गिन्नी उन्हें मंदिर के अंदर छोड़कर चली जाती है। उनके जाने के बाद राजश्री जी कहती हैं, माँ आपने जानबूझकर किया ना ये? बिल्कुल सही समझा आपने। तो क्या आप भी वही सोच रही हैं जो कि मैं? बिल्कुल बेटा, अब इससे हमें इससे अच्छी लड़की तो और कहीं हो ही नहीं सकती भला। दोनों मुस्कुरा देती हैं और पूजा करने लग जाती हैं। उधर सिंघानिया कुंज में नाश्ता करने के बाद अंबर अपने घर चला जाता है और ऋत्विक अपने रूम में रेस्ट करने। रूम में जाके वो चेंज करने के लिए हुडी निकालता है तो उसका हाथ हुडी की पॉकेट पर पड़ता है। वो हाथ डाल के चेक करता है कि उसमें से छवि का रबर बैंड निकलता है। ये किसका है? ये अंबर लड़कियों का रबर बैंड क्यों रखता है? पर जब मैंने ये पहनी थी तब तो नहीं दिखा मुझे। फिर कहाँ से आया? उसे कुछ समझ नहीं आता तो उसे लैंप टेबल पर रख के वॉशरूम में चला जाता है। उधर गिन्नी कहती है, तुझे सच में जॉब करनी है शबू? हाँ बिल्कुल, मैं दाई माँ की हेल्प करना चाहती हूँ। वैसे भी सारा दिन कोई काम नहीं होता है तो इसलिए। हाँ तो मैं भी ढूंढ लूँ कोई नौकरी? कोई जरूरत नहीं है। तू आश्रम में रह के सबका ध्यान रखना, समझी? दोनों वापस आश्रम आ जाती हैं। शाम को सिंघानिया कुंज ऋत्विक की बहन प्रियल कॉलेज से और उसके पापा राजेश सिंघानिया भी दिल्ली से लौट आते हैं और सब हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। राजेश जी ऋत्विक से कहते हैं, बहुत गर्व है तुम पर बेटा। तुमने इतने कम समय में तुमने बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, वो भी सिंगल हैंडेडली। ऋत्विक बस मुस्कुरा देता है और अपनी कॉफी पीने लगता है। प्रियल कहती है, भाई कल हम दोनों शॉपिंग पर चलें? ठीक है छोटी। तभी दादी माँ अपने साथ हुई मंदिर की बात बताती है। पहले सब परेशान हो जाते हैं, फिर पूरी बात जानकर सब खुश हो जाते हैं। दादी ये भी बताती है कि उन्होंने उस लड़की को जॉब पर रख लिया है। सब सहमति जताते हैं। छवि भी अपनी नौकरी की बात सबको बताती है। दाई माँ मना करती है लेकिन वो अपनी कसम देके चुप करा देती है। अगले दिन सुबह तैयार होकर छवि सिंघानिया कुंज के लिए ऑटो लेती है। घर के बाहर पहुंचकर वो बस आंखें खोले देखती ही रह जाती है। इतना आलीशान घर उसने पहली बार देखा था। गार्ड को अपने बारे में बताती है तो गार्ड
घर के इंटरकॉम पर कॉल करता है तो दादी उसे अंदर भेजने को कहती है। शवी अंदर पहुंचकर देखती है तो वो और भी हैरान होती है। घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से उससे भी ज्यादा आलीशान था। अंदर सामने दादी सोफे पर बैठी होती है। वो शवू को देखकर उसे अपने पास बुलाती है। शवी उन्हें नमस्ते कहती है। दादी उसे अपने पास बिठा लेती है और नौकर से चाय लाने को कहती है। फिर वो राजश्री जी को आवाज देकर बताती है कि शवी आ गई है। वो भी शवी को मिलती है और किचन में अपना काम देखने चली जाती है। दादी शवी को अपनी डाइट और दवाइयों के बारे में बताती है। फिर कुछ याद करते हुए कहती है, मेरा डाइट चार्ट तो चीकू के कमरे में रखा है, पर मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगी। फिर वो कुछ सोचते हुए शवी को कहती है, बेटा अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम क्या मेरे डाइट चार्ट को ले आओगी ऊपर से। जी दादी, आप बताइए कहाँ रखा है। वो मेरे पोते के कमरे में है। जी पर मैं वहाँ कैसे, मतलब कुछ नहीं होगा बेटा, बस वहाँ साइड टेबल पर रखा है, जाके उठा लाओ। शबी अब मना भी नहीं कर सकती थी तो कहती है, ठीक है आप रूम बता दीजिए, सीढ़ियों से चढ़कर लेफ्ट से चौथा रूम है। जी ठीक है। और वो सीढ़ियों की ओर बढ़ जाती है। उसके जाते ही दादी खुशी से झूमने लग जाती है। यस यस, हो गया मेरा काम। राजश्री जी उन्हें ऐसे देखकर पूछती है तो वो अपनी कारस्तानी बहुत खुशी से बताती है, लेकिन माँ, चीकू की परमिशन के बिना कोई उसके रूम में जाए उसे पसंद नहीं है, आप जानती हैं ना। अरे कुछ नहीं होगा, अब इनकी लव स्टोरी ये दादी बनाएगी। और राजश्री जी को हाई फाइव देती है। उधर सीढ़ियां चढ़ के शवी चौथे रूम तक पहुंचती है तो दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है। वो हाथ से दरवाजा खोलती है तो पूरा दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अंदर कोई नहीं दिखाई देता। तो वो अंदर चली जाती है। सामने बेड के पास टेबल पर एक पेपर पड़ा था। वो जल्दी से उसे उठा के जाने के लिए पलटती है कि किसी से टकरा जाती है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से दोनों बेड पर गिर जाते हैं। बिल्कुल, ये महाशय कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो ही हैं। शवी नीचे और ऋत्विक ऊपर। डर के मारे शवी अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है और ऋत्विक की नजर उसकी प्यारी सी भोली सी सूरत पर ही टिक जाती है। शवी के चेहरे पर उसके बालों की लटें आ जाती हैं और ऋत्विक हाथ से खुद ब खुद उसका हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ जाता है और वो धीरे से उसके बालों को उसके चेहरे से हटा देता है। जब ऋत्विक की उंगलियां शवी को अपने चेहरे पर महसूस होती हैं तो वो झट से अपनी आंखें खोल लेती है। तो सामने देखती है ऋत्विक उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। शवी उसकी काली गहरी आंखों में देखती है। फिर जब उसे ख्याल आता है कि वो इस वक्त कहाँ है तो वो झट से ऋत्विक को धक्का देकर खड़ी हो जाती है। इतने में ऋत्विक को भी होश आता है। वो तो बस चेप ही जाता है। शवी ध्यान से उसकी तरफ देखती है तो पाती है कि ऋत्विक ने सिर्फ टॉवल लपेट रखा था, जो कि वो वॉशरूम से अभी निकला था। वो झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है और पलटकर खड़ी हो जाती है। ऋत्विक थोड़ा नॉर्मल होकर उसे पूछता है, हे मिस, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग इन माय रूम विदाउट माय परमिशन। शवी वैसे ही खड़ी खड़ी बोलती है, वो दादी जी ने का ये चार्ट दिखाते हुए, डाइट चार्ट लेने आई थी। हाँ, बिना मेरी परमिशन। सॉरी, वो रूम में कोई दिखा ही नहीं तो इसका मतलब कोई होगा नहीं, तो सीधे रूम में ही घुस जाओ, है ना। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, तो क्या मतलब था आपका। देखिए मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, माफ कर दीजिए। शवी दरवाजे की तरफ बढ़ती है कि ऋत्विक झट से रिमोट से दरवाजा बंद कर देता है। शवी ये देखकर हैरान हो जाती है और वैसे ही खड़े पूछती है, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर। ओहो, मतलब बिना इजाजत के मेरे रूम में आप आती हैं और बदतमीज मुझे ठहरा रही हैं आप। स्ट्रेंज, मैंने सॉरी बोल दिया ना, उसके लिए अब मुझे जाने दीजिए। दरवाजा खोलिए। देखिए मिस, मेरा ना एक रूल है कि मेरे कमरे में वैसे कोई भी बिना परमिशन के आता नहीं है, पर अगर गलती से कोई आ गया तो फिर जाता मेरी मर्जी से है, कह के मुस्कुरा देता है। अब शवी से रहा नहीं जाता और वो पलट जाती है, लेकिन फिर उसे उस हालत में देखकर आंखें बंद कर लेती है और बोलती है, प्लीज मिस्टर, दरवाजा खोल दीजिए, मुझे नीचे दादी जी के पास जाना है, उनका ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। तो हाँ, तो आप दादी के केयर टेकर हो, ऋत्विक बोलता है। लेकिन शवी को ये आवाज बहुत ही करीब से पास से आती है और किसी की सांसें अपने चेहरे पर महसूस होती है। वो घबराकर अपनी आंखें खोलती है तो ऋत्विक एकदम उसके करीब खड़ा होता है। शवी की सांसें अटक जाती हैं और ऋत्विक मुस्कुरा रहा होता है। देखिए मिस्टर, प्लीज जाने दीजिए, आइंदा से मैं आपके रूम में आऊंगी ही नहीं। आगे का बाद में सोचेंगे, पहले आज की गलती की सजा तो दे दूं आपको। ऋत्विक ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी सजा। शवी हकलाते हुए बोलती है, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था ऋत्विक की करीबी की वजह से। ऋत्विक धीरे धीरे से उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगा। ये देखकर शवी की सांसें ही अटक गई। उसने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने होंठ बीच लिए। ये देखकर ऋत्विक शवी से झट से दूर हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। हंसी की आवाज सुनकर शवी ने अपनी आंखें खोली और ऋत्विक को हैरानी से देखने लगी। क्या हुआ, डर गई ना। और फिर से हंसने लग गया पेट पकड़कर। बस इतनी सजा काफी है अभी के लिए। और दरवाजा खोल दिया। शवी ने गुस्से से उसे देखा
और घूरा और वहां से निकल गई। समझते क्या है खुद को, ऐसे डरा दिया मुझे मिस्टर एरोगेंट। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी, बस देखते जाओ आप। वो बड़बड़ाती हुई नीचे की तरफ चली गई। उसके जाते ही ऋत्विक ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और बोला, क्या था ये? मतलब मैं तो उसे डराने के लिए ऐसे ही कर रहा था, लेकिन यहाँ तो मैं खुद ही डर गया। ये मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़कने लगा? मैं बहक रहा था क्या उसकी करीबी से? फिर कुछ सोचकर, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ऋत्विक सिंघानिया दी RS, और लड़कियां मुझे देखने तक को तरसती हैं। ऐसे कैसे कोई भी मेरे करीब आके मेरे दिल को बहका सकती है भला? नो वे, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। अपना सर झटकर वो तैयार होने लग जाता है। छवि बड़बड़ाती हुई चली जा रही थी और ओवर रिएक्ट तो ऐसे कर रहे थे जैसे कि मैं कमरे में चोरी करने गई थी। मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे अकड़ू लोगों के मुंह लगने का। दादी ने उसे बड़बड़ाते हुए देखा तो समझ गई थी कि कुछ तो हुआ है। वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फिर अजनबी बनते हुए बोली, क्या बात है बेटा, चाट मिला नहीं क्या? बहुत देर लगा दी। तो दादी ने कहा, अरे कोई नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। लेकिन अंदर से उसकी हालत पर मुस्कुराई जा रही थी। अच्छा वैसे तुमने पढ़ लिया क्या डाइट चार्ट भी? जी, बस अभी पढ़ने ही वाली थी। अच्छा तो सब बाद में, पहले मुझे नाश्ता करा दे बेटा, बहुत भूख लगी है। जी जी, अभी आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। छवि किचन की तरफ बढ़ गई थी। रुको बेटा, दादी ने उसे टोका। क्या हुआ? दादी जी, मेरे मेरे पास आओ। छवि दादी के पास आके बैठ गई थी। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें नौकरी दी, तुमने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन एक बार भी सैलरी का पूछा नहीं, क्यों? दादी जी, इंसान पहचानना आता है मुझे। आपकी आंखों में मैंने अच्छे के साथ साथ अपनापन भी देखा है, और फिर आपने मुझे अपनी बेटी माना है, तो बस मैं इसी के नाते यहाँ आई हूँ। क्या यही काफी नहीं है? छवि ने इतने अपनेपन से कहा कि दादी ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। सच में बहुत प्यारी हो तुम। छवि मुस्कुरा दी और किचन की तरफ बढ़ गई। दादी ने मन में सोचा, सच में मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया। आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना तो जादुई चिराग मिलने के बराबर है। इसे तो मैं अपने घर में लाकर ही रहूंगी। छवि दादी के लिए नाश्ता ले आई। लीजिए दादी जी, आपका ब्रेकफास्ट। अब जल्दी से कीजिए और फिर अपनी मॉर्निंग की डोज लीजिए। ये क्या बनाया है बेटा? दलिया है दादी जी, और साथ में फ्रूट कस्टर्ड और जूस भी। पर बेटा मैं तो सुबह पराठे खाती हूँ, पर आज से बंद, क्योंकि अब मैं जो आ गई हूँ। अब आपकी सारी ऊट पटांग फरमाइशें बंद। अब चलिए चुपचाप से खाइए। उधर किचन में राजश्री जी ये देखकर मुस्कुराई जा रही थी। आपके पोते के साथ साथ आपको भी यही सुधारेगी माँ। और हंसने लगी ये सोचकर, बेटा मैं दलिया और जूस तो खा लूंगी, पर ये कस्टर्ड नहीं खाना। ले जाओ इसे। अच्छा ठीक है, मैं इसे रख के आती हूँ। छवि कस्टर्ड का बाउल उठाकर किचन को चल दी, और उधर से ऋत्विक अपनी कलाई पर वॉच लगाते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। दोनों का ही ध्यान अपने में ही था कि अचानक से ही आवाज आई, तड़ाक। नहीं नहीं, इस बार खुद नहीं गिरे। गिरा वो कस्टर्ड का जो कि छवि के हाथ में था, वो बाउल गिरा। लेकिन कहाँ गिरा? ऋत्विक की दूध जैसी सफेद शर्ट पर, और थोड़ा सा ब्लेजर पर भी। व्हाट द? ऋत्विक गुस्से से बोला, आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली, चुप कीजिए आप, आपको ठीक से चलना भी नहीं आता है ना? जब देखो तब गिरती पड़ती रहती हैं आप। मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। देखिए मिस्टर, आपकी भी गलती है ना, आप भी तो देखकर चल सकते थे ना। बड़ी मुश्किल से छवि बोल पाई, क्योंकि सामने ऋत्विक उसे घूर ही रहा था। ओह रियली? अब मुझे अपने ही घर में हर जगह सोच समझ कर जाना पड़ेगा, ये सोचकर कि पता नहीं किधर से मिस तोड़फोड़ आ जाए। क्या आपने मुझे मिस तोड़फोड़ कहा? जी हाँ, वही हैं आप। देखिए, ये बॉल भी तोड़ डाला आपने। हाँ तो आपकी वजह से ही टूटा है, समझे आप मिस्टर एरोगेंट। व्हाट? यस, दैट्स व्हाट यू आर। यू नो, आज कभी किसी लड़की ने आज तक मुझसे इस तरह से बात नहीं की। और उसकी बात को बीच में ही काटकर छवि बोली, क्यों, आप क्या ऋतिक रोशन हो? यह सुनकर दादी, जो कब से उनकी नोकझोंक देख रही थी, और उन्हें हंसी आ गई। ऋत्विक ने उनकी तरफ देखा तो वो सीरियस हो गई और बोली, बेटा बेटा, ये ऋतिक रोशन जितना भले ना हो, लेकिन हाँ लड़कियों में फेमस तो ही है। छवि प्रश्नात्मक तरीके से उन्हें देखने लगी और बोली, क्यों भला? यह सुनकर दादी के साथ साथ ऋत्विक भी उसे हैरानी से देखने लगा। उन्हें इस तरह अपनी ओर देखते हुए बोली, क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैंने कुछ गलत पूछ लिया? दादी ने पूछा, क्या सच में तुम नहीं जानती इसके बारे में? नहीं तो, छवि लापरवाही से बोली। यह सुनकर दादी को एक बार फिर से हंसी आ गई, लेकिन वो कंट्रोल करके बोली, बेटा तुमने इसका नाम तो सुना ही होगा ना? ऐसा क्या खास है इनके नाम में कि जानना जरूरी है? ऋत्विक को पहली बार अपनी इंसल्ट फील हो रही थी कि कोई लड़की उसके नाम तक में इंटरेस्टेड नहीं है। दादी बोली, अरे बेटा ये ऋत्विक सिंघानिया है, मतलब सब इसे RS के नाम से जानते हैं।
खास करके लड़कियां। आरस नाम सुनकर शवी चौंक कर बोली, क्या क्या आप क्या बोला आपने? ये आरस है? हाँ बेटा, यही सही सुना तुमने, ये वही आरस है जिन पर लड़कियां। शवी ने लाइन अधूरी छोड़ी थी कि ऋत्विक बोला, जी बिल्कुल वही आरस, यानी कि ऋत्विक सिंघानिया, जिस पर ना सिर्फ इंडिया बल्कि अमेरिका की गोरियां भी मरती हैं। ये सुनकर शवी की हंसी निकल आती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। दादी और ऋत्विक हैरानी से उसे देखने लगते हैं कि इसे अचानक क्या हो गया। क्या हुआ मिस तोड़फोड़, आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? मैंने कोई जोक सुनाया क्या? शवी अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए वो कहती है, अरे जोक नहीं, महा जोक है ये। और फिर हंसने लगी। ऋत्विक एक पल को तो उसकी हंसी में ही खो गया। कितनी प्यारी लग रही थी हंसते हुए। फिर अपने आप को नॉर्मल करते हुए पूछता है, व्हाट? शवी दादी की तरफ देखते हुए कहती है, अगर इन पर लड़कियां मरती हैं ना, तो सच में उन्हें मर ही जाना चाहिए। दादी उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ऋत्विक को गुस्सा आ गया तो वो किसी की भी नहीं सुनेगा। लेकिन शवी को कहाँ कुछ सुनाई और दिखाई दे रहा था। वो तो बस लगी पड़ी थी ऋत्विक की बैंड बजाने में। मतलब क्या है आपका? तब तक लॉन्ड्री वाला भी आता है और दादी उसके साथ चली जाती है कॉरिडोर में कपड़े चेक करने। शवी ऋत्विक को ऊपर से नीचे तक गौर से देखते हुए, या फिर यूं कहीं स्कैन करते हुए कहती है, मतलब ये कि मुझे तो आप में ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा जिसकी वजह से लड़कियां पागल हैं आपके पीछे। ये सुनकर ऋतिक उसके थोड़ा करीब आने लगता है। क्या कहा आपने? मुझ में ऐसा कुछ खास नहीं है? हाँ, आप खुद को दिलासा देने के लिए कह रही है ना? उसे करीब आता देख कहती है, देखिए मिस्टर, आप वहीं खड़े रहकर बात कीजिए, समझे? ऋत्विक उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए और आगे आता है। जब तक शवी पीछे हो पाती, ऋत्विक झट से उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। शवी की आंखों में हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। हाँ, तो अब बताइए, क्या बोल रही थी आप कि मुझ में कुछ खास नहीं है? हाँ, वो मैं तो, हाँ हाँ बोलिए, अब क्या हुआ? बोलती बंद हो गई क्यों आपकी? ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, कहीं आप डर तो नहीं रही है ना कि कहीं उन पागलों की लिस्ट में आपका नाम भी ना आ जाए? क्या मतलब है आपका? ऋत्विक हौले से मुस्कुराया और उसके चेहरे के थोड़ा करीब आते हुए बोला, मतलब ये कि कहीं आप भी मुझ पर मर मिटें तो। शवी ने उसे धक्का दिया और थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई। फिर बोली, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है मिस्टर। मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो इतनी आसानी से किसी पर भी दिल हार जाए, समझे आप? ओह, तो मतलब आपको सच में कोई इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पर फिर भी एक बात कहना चाहूंगा कि बच के रहिएगा मेरे चार्म से। मुस्कुराते हुए ऋत्विक कहता है, खुशफहमी मत पालिए मिस्टर, देखते हैं। और आई विंक करके ऊपर चला जाता है चेंज करने। आए बड़े, कहते हुए शवी दादी के लिए दवाई लेने चली जाती है। उनके जाते ही दादी और राजश्री जी पिलर के पीछे से निकलते हैं, जो कि उन दोनों की नोकझोंक सुन रहे थे पीछे कुछ मिनटों से। दादी, लो, मैं यहाँ इन दोनों का इलू इलू कराने के चक्कर में हूँ और ये दोनों मुकाबला मुकाबला लैला कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर राजश्री जी हंसते हुए कहती है, क्या माँ आप भी कुछ भी बोलते हो? और ये इलूलू क्या होता है? अरे तुम्हें नहीं पता, इलूलू मतलब लव स्टोरी। राजश्री जी हंसने लगती है। लेकिन सच में माँ, ये दोनों तो झगड़ने ही लगते हैं। पर एक बात नोटिस की आपने कि चीकू के साथ अगर ऐसी हरकत किसी और ने की होती तो उसका तो अब तक डेथ वारंट बन चुका होता। हाँ राजश्री जी, हाँ बेटा, ये तो है। शवि के प्रति उसकी खास मेहरबानी तो है, दादी आगे कहती है। वैसे एक बात तो है कि शवि ने मुझे अपनी जवानी के दिन याद दिला दिए हैं। वो कैसे माँ? पता है, मैं भी तुम्हारे पापा को इसी तरह इग्नोर किया करती थी और हमारी नोकझोंक भी ऐसी ही थी। बेचारे मेरे सामने कुछ बोल ही नहीं पाते थे। वैसे तो हमारे गांव के जमींदार थे, लेकिन मेरे सामने तो पानी कम चाय बन जाते थे। दादी हंसते हुए कहती है, क्या सच में माँ? अरे बिल्कुल सच। अभी इन दोनों को देख के मुझे अपनी सारी खूबसूरत यादें याद आने लग गई। अगर आज तुम्हारे पापा होते तो इन दोनों को देखकर वो बहुत खुश होते। ये कहते वक्त दादी की आंखें नम हो गई। राजश्री जी उनके गले लग जाती है और कहती हैं, कोई बात नहीं माँ, अब आप इन दोनों के लिए प्रार्थना करिए कि जो हम लोग सोच रहे हैं वो हो जाए बस। फिर ये भी अपने बच्चों को ऐसे ही अपनी स्टोरी सुनाए, है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, मैं यही चाहती हूँ कि शवि जैसी पाक दिल लड़की हमारे घर की बहू बन जाए। बस बिल्कुल ऐसा ही होगा माँ। तब तक ऋत्विक चेंज करके नीचे आ जाता है तो उसे देखकर दोनों चुप हो जाती हैं और इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। अरे चीकू बेटा, आ गए आप? चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। राजश्री जी उसे कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मा, पा कहाँ है? हम यहाँ हैं ऋत्विक बेटा। पीछे से आते हुए राजेश जी कहते हैं, गुड मॉर्निंग पा। गुड मॉर्निंग बेटा, चलिए जल्दी नाश्ता करिए, ठंडा हो रहा है। राजश्री जी कहती हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अरे मेरे लिए तो रुको भाई। जल्दी जल्दी चेयर पर बैठते हुए प्रियल कहती है, गुड मॉर्निंग छोटी। गुड मॉर्निंग भाई। आपको याद है ना आज हमें कहाँ जाना है? आई एम सॉरी छोटी, आज तो नहीं हो पाएगा। एक्चुअली आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है, तो एक काम करते हैं, संडे को चलते हैं।
ठीक है, ये तो गलत बात है भाई, आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। आई नो छोटी, पर आज जाना बहुत ज़रूरी है। चीकू बेटा, आज ही ऑफिस जा रहे हो क्या? राजश्री जी पूछती है। जी मम्मा, आज मीटिंग है बहुत ज़रूरी, तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन अभी कल ही तो आए हो तुम, अभी कुछ दिन के बाद भी तो ज्वाइन कर सकते हो ना। अरे राजश्री जी, आप अपने बेटे को नहीं जानती क्या? काम उसके लिए उसका पैशन है, जिससे वो कभी ब्रेक नहीं लेता, और आज की मीटिंग तो इससे ही अटेंड करनी है, क्योंकि जिस कंपनी के सामने प्रपोजल रखना है ना, वो बहुत ही बड़ी कंपनी है, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ होटल्स, और उन्हें इम्प्रेस सिर्फ यही कर सकता है। पता है, इस कंपनी का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी ताक पर बैठी हैं, और ऐसे में उनकी बात की बीच में ही काटते हुए राजश्री जी कहती है, आप तो चुप ही रहिए, ये सब आपकी सोहबत का ही असर है कि काम के अलावा इसे और कुछ भी नजर नहीं आता। कल को जब शादी हो जाएगी तो बीवी भी इससे नाराज ही रहा करेगी कि ये उसे ज्यादा अपने काम पे ध्यान देता है, बिल्कुल जैसे आप मुझसे नाराज रहती हैं, है ना? राजेश जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मम्मा आज नहीं तो कल ज्वाइन तो करना ही है, और घर पर रह के मैं करूंगा भी क्या, दिन भर, तो इट्स बेटर टू गो। ठीक है, दोनों बाप बेटे किसी की कहाँ सुनोगे, अब जल्दी से नाश्ता करो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, धन्यवाद।